Good morning. Good morning, everyone. This is Dilshad Nisar, Faculty of Academy of UPSC. And in this particular lecture, we are going to read sovereignty. कि sovereignty है क्या? See, आज जो हम sovereignty पढ़ेंगे और जो हम पेपर 2 में sovereignty पढ़ते हैं, वो टोटली अलटुगेदर डिफरेंट वे होगा. क्यों? क्योंकि पॉलिटी में जो हम पढ़ते हैं पेपर 2 के लिए सोवेरेनिटी, वो बहुत ही क्रिस्प पढ़ता है ना, वो 10 to 15 मिनट्स में वो सोवेरेनिटी पढ़ा जा सकता है. क्यों? क्योंकि हमारे प्रीएम्बल में सोवेरेनिटी दिया गया है, इसलिए हम शॉर्टली उनको पढ़ लेते हैं. जैसे रिपब्लिक भी हम पढ़ लेते हैं कभी कभी, क्योंकि यूपीएससी ने एक मरतबा रिपब्लिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया था जीएस पेपर 2 में, तो इसलिए हम सोवेरेनिटी को भी अब पढ़ लेते हैं. बट यहाँ जो हम सोवेरेनिटी पढ़ेंगे ना, वो ऑफकोर्स पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से ही पढ़ेंगे, मगर इसमें फिलोसफिकल डिस्कशन होंगे, इसमें फिलोसफर के राय होंगे. लेट्स से जो सबसे पहले फिलोसफर थे सोवेरेनिटी को देने वाले, सोवेरेनिटी आया कहाँ से? पहले तो हम देखते हैं कि ये व्हाट इज सोवेरेनिटी. सोवेरेनिटी को देने वाला कोई एक फिलोसफर तो नहीं है. दुनिया में जितनी भी आइडियोलॉजी है, जितनी भी थॉट प्रोसेस है, जितनी भी अभी वर्किंग आइडियोलॉजी है, उन सब पे बहुत सारे डिफरेंट फिलोसफर्स के वेव्स होते हैं. कुछ का मानना अलग होता है, कुछ का मानना थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ का डिफरेंटली अलग होता है. सोवेरेनिटी के केस में ही देख लेंगे, कुछ लोग एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी को मानेंगे, कुछ लोग मोनिस्टिक सोवेरेनिटी को मानेंगे, कुछ लोग प्लूरलिस्टिक सोवेरेनिटी को मानेंगे, कुछ लोग नॉमिनल सोवेरेनिटी को मानेंगे. तो ऐसा नहीं है कि सोवेरेनिटी जो है वो एक ही है. सोवेरेनिटी के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और फिर उसके बाद उसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, और ऑफ कोर्स कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं, कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ क्रिटिसिज्म होती है. तो जब हम फिलॉसफी में किसी भी आइडियोलॉजी को पढ़ते हैं, तो आइडियोलॉजी को पढ़ते ही उसकी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं. क्यों? ताकि हमें यह पता हो जाए कि भाई कोई भी आइडियोलॉजी अभी इस दुनिया तक, अभी इस टाइम पीरियड तक इस दुनिया में कोई भी एक ऐसी आइडियोलॉजी नहीं आई है जो पूरी दुनिया को सेटिस्फाई कर सके. अगर से कोई आइडियोलॉजी आ जाती है ऐसी, तो फिर आगे कोई आइडियोलॉजी होती ही नहीं. अगर से एब्सोल्यूट आइडियोलॉजी कोई भी मिल जाती है, हमें कोई भी एब्सोल्यूट थ्योरी मिल जाती, तो फिर आगे जाने की ज़रूरत क्या थी कि हाँ ठीक है, अब तो कोई आइडिया आएगा ही नहीं. बट हम देखते हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई एक नया आइडिया क्रिएट हो रहा है. यानी अभी तक जितने भी आइडिया हैं वो सारे में क्या है, कुछ ना कुछ फ्लॉज हैं. सोवेरेनिटी जो हम पढ़ते हैं वो बहुत सारे फिलोसफर्स के व्यू से पढ़ते हैं, है ना. ये पॉलिटी नहीं है, ये क्या है, ये फिलॉसफी है. तो सबसे पहले जो इनको डिफाइन करने वाले थे वो कौन थे? जीन बोधिन. बट मैं डायरेक्ट कभी भी जीन बोधिन पर जंप नहीं करूँगा. रिमेंबर, मैं जब भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, तो उसका पहले बैकग्राउंड पढ़ाता हूँ. क्यों? क्योंकि अगर से आपको बैकग्राउंड नहीं बताया गया तो फिर आप समझ ही नहीं पाओगे. लेट्स से अगर से आप अभी समझ भी गए तो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख पाओगे. अगर से मैं फिर पूरा कहानी बता दूँ, टाइम फ्रेम बता दूँ, नीड बता दूँ, वो सिचुएशन बता दूँ, वो बैकग्राउंड बता दूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेंगी. जो पहले थे वो कौन थे? जीन बोधिन. दूसरे कौन थे? जॉन ऑस्टिन. अब ये जो देंगे ये दूसरी तरह के सोवेरेनिटी देंगे, ये जो देंगे ये दूसरे तरह के सोवेरेनिटी देंगे, जॉन ऑस्टिन. फिर तीसरे कौन है? हेरोल्ड जे लास्की, है ना. इनको हम लोग, ये पॉलिटिकल फिलोसफर थे, तो इनको तो हम लोग वैसे भी पॉलिटी में जानते हैं. और ऑफ कोर्स ये चौथे नहीं है, ये सबसे पहले हैं. मैं इनका नाम लिख देता हूं. कौटिल्य, इनको चाणक्य भी कहा जाता है. बट ये हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव से है, मगर इस पर काफ़ी मैटर ऑफ डिबेट है कि जो इनकी जो आइडिया है, आइडिया ऑफ सोवेरेनिटी, ये सोवेरेनिटी है सच में, क्या ये एप्लीकेबल है आज के इस वर्ल्ड के डेमोक्रेटिक टाइम फ्रेम में? ये हम इसीलिए मैटर ऑफ डिबेट है. इनका जो अभी हम देखेंगे, ऑफ कोर्स एट द एंड हम लोग इन्हें ही देखेंगे. जब इनको देखेंगे ना, और इन तीनों की जो सोवेरेनिटी का कंसेप्ट है और इनका जो सोवेरेनिटी का कंसेप्ट है, वो टोटली अलटुगेदर डिफरेंट है. ये लोग सोवेरेनिटी में सिर्फ और सिर्फ ये जितने भी है, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करेंगे? किंग की बात करेंगे या कोई एक हेड की बात करेंगे. जब यहाँ सोवेरेनिटी की बात होती है, कौटिल्य जब सोवेरेनिटी की बात करते हैं, तो वो प्रॉपर वे में डिफाइन करते हैं कि राजा कैसा होगा, मिनिस्टर्स कैसा होगा, आर्मी कैसी होगी, फोर्ट कैसा होगा, ट्रेजरी कैसा होगा, एलाई जो हमारे होते हैं फॉरेन अफेयर्स वाले, इंटरनेशनल रिलेशन में जिसे हम पढ़ते हैं, वो लोग कैसे होंगे, मतलब पॉपुलेशन कैसा होगा. ये सप्तांग थ्योरी के जरिए सारे चीज़ों को वो प्रॉपर डिफाइन करते हैं. मगर अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट कि जो कौटिल्य का सोवेरेनिटी है, क्या वो आज के टाइम फ्रेम में एप्लीकेबल है? ये हम कब देखेंगे? एट द एंड, जब लेक्चर खत्म होगा तब. मगर पहले तो हम इनको पढ़ेंगे. नाउ अब हम आते हैं कि सोवेरेनिटी है क्या. ये उस समय से सोवेरेनिटी लगातार, बट ये है क्या? सोवेरेनिटी क्या है? आपने अक्सर पढ़ा होगा कि स्टेट फॉर्मेशन के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी होती हैं. पहला क्या है? पॉपुलेशन. फिर
क्या है, उस पॉपुलेशन को रहने के लिए एक टेरिटरी डिफाइंड एरिया होना चाहिए। लेट्स से इसे फर्स्ट मान लेते हैं, पॉपुलेशन इसे सेकेंड मान लेते हैं। तीसरा क्या होता है, गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट क्या होना चाहिए, ये गवर्नमेंट होना चाहिए सॉवरेन। ये क्या है, स्टेट फॉर्मेशन के लिए 4 चीज़ें ज़रूरी है। ये क्या है, ये वेस्टर्न डेफिनेशन है स्टेट का, कि एक स्टेट वही स्टेट है जहाँ क्या हो, डिफाइन उसकी टेरिटरी हो, एक डिफिनिट एरिया हो, उसमें कुछ पॉपुलेशन रहते हो, वहाँ एक गवर्नमेंट हो, और वो गवर्नमेंट क्या हो, सोवरेन हो। अब आज हम लोग का टॉपिक जो है वो क्या है, सोवरेनिटी है। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ इन शॉर्ट से, आप जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे ना, तो वो पहले किसकी बात करते हैं, इंडिया शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी वो टेरिटरी की बात करते हैं, आर्टिकल 1 है ना। फिर उसके बाद वो क्या करते हैं, आर्टिकल 1 के बाद क्या आते हैं, सीधे पॉपुलेशन पे, सिटीजनशिप है ना आर्टिकल। फिर किस पे आता है ये, जैसे ही इंडियन टेरिटरी का आर्टिकल खत्म होता है, किसका, पॉपुलेशन का आता है। पॉपुलेशन के फिर ऑफकोर्स फिर FIR आते हैं, FR आते हैं, फंडामेंटल राइट्स आते हैं, फिर DPSP आता है, ये इसकी बात आता है। फिर उसके बाद गवर्नमेंट है ना, और फिर उसके बाद आता है क्या, सोवरेनिटी, कि उस गवर्नमेंट के पावर क्या क्या है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसा रेंडमली नहीं है ना, आज कुछ कनेक्शन बिल्डअप हो गया होगा। अब देखते हैं कि सोवरेनिटी क्या है। बट सोवरेनिटी को की डिफिनेशन जो है वो डिफरेंट फिलोसफर डिफरेंट तरीके से करते हैं, बट कुछ कॉमन चीज़ है सोवरेनिटी में जो हर एक फिलोसफर कहेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल सी, सोवरेनिटी क्या है, वो क्या बोलेंगे, हाईएस्ट अथॉरिटी। हाईएस्ट अथॉरिटी, जो सोवरेन होगा, जो किंग होगा, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, या जो भी वहां का सोवरेन है, उसके पास क्या होगा, हाईएस्ट अथॉरिटी। फॉर व्हाट, हाईएस्ट अथॉरिटी फॉर व्हाट, टू मेक रूल्स लॉज। इनफैक्ट जब आप लॉ को डिफाइन करते हैं तो कैसे डिफाइन करते हैं, कि लॉ क्या है, जब आप ये कहते हो व्हाट इज लॉ, तो आप क्या कहते हो, कि लॉ इज नथिंग बट अ कमांड ऑफ सोवरेन। लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन, कि भाई सोवरेन ने जो कह दिया वो क्या है, वो लॉ है। सोवरेन ने जो भी कह दिया वो क्या है, लॉ है। रिमेंबर द डे ऑफ कोविड, सी इन 2020 ऑफ मार्च, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा कि कल से पूरा भारत बंद, तो बंद है ना, इसमें कोई इफ एंड बट्स नहीं, बंद तो बंद। इंडियन पार्लियामेंट अगर से अभी ये लॉ निकाल दे, एक्ट निकाल दे, क्या आज से हर कोई राइट साइड से चलेगा, तो आपको लगता है कोई भी इंडिया में कोई भी एक ऐसी गाड़ी होगी जो लेफ्ट साइड से चलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसे जगह से लॉ आया है जो कि सोवरेन है, उसके पास वो अथॉरिटी है, उसके पास वो पावर है कि वो कोई सा भी लॉ बना सकता हो। ऑफ कोर्स अब कौन सा लॉ बना सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। अभी हम जैसे जैसे क्लास के आगे जाएंगे हम लोग पढ़ेंगे। अभी मैं सारी चीज़ें एक ही मरतबा बता दूं तो फिर ऊपर से पास हो जाएगा सब। बट क्या हम ये समझ चुके हैं कि सोवरेन कौन है? किसी कंट्री में जो सोवरेन होता है वो क्या, उसके पास क्या होता है? हाईएस्ट अथॉरिटी। किस चीज़ की? टू मेक रूल्स एंड लॉज। लॉ इज अ कमांड। हमने क्या डिफाइन किया कि लॉ इज अ कमांड ऑफ सोवरेन, कि जो सोवरेन है उसका कमांड क्या है? वो लॉ है। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते होंगे। फॉर एग्जांपल पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? इसमें एब्सोल्यूटनेस होती है। ये क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है। अगर से कोई सोवरेन है तो फिर ऐसा नहीं है कि उसके पावर में कुछ ऐसा कमी वो होगा, नहीं। अगर से उसने कह दिया कि भारत बंद तो बंद। वो इनफैक्ट एक वो है ना कि हमारा वचन ही शासन है, एग्जैक्टली ये फिट होता है किस पे? एब्सोल्यूटनेस पे, कि अगर से किसी सोवरेन ने कुछ भी कह दिया तो वो हो गया। अब वो उसमें भी ऑफकोर्स इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट। अभी हम आगे देखेंगे कि वो क्या कह सकते हैं, क्या नहीं कह सकते हैं, किस तरह के सोवरेनिटी में वो किस तरह के लॉ बना सकते हैं, वो हम आने वाले उसमें देखेंगे। बट उसकी सोवरेनिटी की जो पहली एक कैरेक्टरिस्टिक है, क्या है उसमें? क्या होता है? एब्सोल्यूट। वो क्या होता है? एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूटनेस। दूसरा क्या होता है उसमें? इसमें दूसरा होता है इट इज टेरिटोरियल बेसिस। अब ऐसा तो नहीं हुआ ना कि अब हमारे प्राइम मिनिस्टर या हमारे पार्लियामेंट चाहेंगे कि अमेरिका के लिए लॉ बने, नहीं हो सकता। या अमेरिका के भी जो ट्रंप है वो नहीं चाह सकते कि इंडिया में वो लॉ बनाए या वो गवर्न करे। ऑफकोर्स नहीं। क्यों? क्योंकि उनका वो जो टेरिटरी है वो यहाँ नहीं है। उनकी सोवरेनिटी जो है वो अमेरिकन बॉर्डर तक ही है। जो हमारी सोवरेनिटी है वो, हमारी जो सोवरेनिटी है वो कहाँ तक है? इंडिया में ही है। इंडिया कभी भी बांग्लादेश के लिए लॉ नहीं बना सकता, नेपाल के लिए नहीं बना सकता, चाइना के लिए नहीं बना सकता, म्यांमार के लिए नहीं बना सकता, पाकिस्तान के लिए नहीं बना सकता, श्रीलंका के लिए नहीं बना सकता। यानी हमारी जो सोवरेनिटी है ना, ये सोवरेनिटी क्या होती है? टेरिटोरियल बेसिस होती है। तो
अब बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर यहाँ के लिए नहीं बना सकता, यहाँ का यहाँ के लिए नहीं बना सकता। हम लोग अपने रीजन में सोवरेन है। तीसरा, ये क्या होता है, ये अनडिवाइडेड होता है। अनडिवाइडेड मीन्स सी, अगर से कोई सोवरेन, फॉर एग्जांपल हमारे केस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोवरेन है ना, तो जो सोवरेनिटी है ना, अब ऐसा नहीं होगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी सोवरेन हो और फिर पार्लियामेंट भी सोवरेन हो और फिर चीफ मिनिस्टर भी सोवरेन हो, ऐसा नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स पावर डिवाइड एक अलग चीज़ है, बट सोवरेनिटी जो है वो एक अलग चीज़ है। सोवरेनिटी क्या होती है, अनडिवाइडेड होती है, और ये क्या होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। ये क्या होती है, यूनिवर्सल होता है। इट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल इस, जब यहाँ पर पॉलिटी में यूनिवर्सल का मीनिंग है कि ये जो इंडिया के एक एक इंच पर, जहाँ जितना भी इंडिया का रीजन है वो हर एक इंच पर वैलिड होगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि पूरे यूनिवर्स में वैलिड होगा। इंडिया कहाँ तक सीमित है, जितने अपने बॉर्डर तक सीमित है। अब जो इंडिया में जो भी सोवरेन है उसकी सोवरेनिटी इस एरिया के एक एक इंच पे एक्सरसाइज होगी। ये क्या है, यूनिवर्सल। इसका मतलब ये नहीं है कि क्योंकि आप नॉर्थ ईस्ट में आते हैं तो आप पे हमारी सोवरेनिटी नहीं आएगी, नहीं। अगर से आप कहते हैं दैट वी आर इंडियन, तो ऑफकोर्स हमारी सोवरेनिटी यहाँ पर भी एक्सरसाइज होगी, यहाँ पर भी एक्सरसाइज होगी, कश्मीर में भी एक्सरसाइज होगी, पंजाब में भी होगी, राजस्थान में भी होगी, हर जगह होगी। ये क्या है, यूनिवर्सल है। फिफ्थ क्या है, सी फिफ्थ क्या है, ये परमानेंस है। एक मरतबा लॉ बन गया तो आप सबको फॉलो करना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अब आज लॉ बना दिया तो कोई ये नहीं कह सकता कि सर आप सॉवरेन हैं, आपने तो कल बोला था कि राइट साइड से चलना है, आपने आज का तो बताया ही नहीं, तो आज तो आपको फिर नहीं। अगर से एक मरतबा कह दिया गया कि आज से हर कोई राइट से चलेगा या हर कोई लेफ्ट से चलेगा, तो आप तब तक लेफ्ट से चलोगे जब तक नेक्स्ट ऑर्डर ना आ जाए राइट से चलने का। यानी ये क्या होता है, इसमें परमानेंस होता है, ये टेम्पोररी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, जब प्रेसिडेंट के पास एक क्या बोलते हैं, रिट इशू करने की वो है, या प्रेसिडेंट भी कभी कभी चाहे इमरजेंसी में तो वो लॉ पास कर सकता है, एक्ट पास कर सकता है, बट उसकी कुछ क्या होती है, उसकी कुछ टाइम पीरियड होती है कि इतने टाइम पीरियड के बाद वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। मगर यहाँ पर क्यों, क्योंकि जो प्रेसिडेंट है वो रियल सोवरेन नहीं है। वो कौन है, वो नॉमिनल सोवरेन है। अभी हम आएंगे जब टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी पे तो हम बात करेंगे, बट अभी हम थोड़ा सा बेसिक्स देख ले रहे हैं कि सोवरेनिटी के कुछ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ना। यहाँ से कभी भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट ये ज़रूरी है हमें समझने के लिए। अगर से हम ये नहीं समझ पाए तो आगे का हम नहीं समझ पाएंगे। इसमें क्या होता है, परमानेंस। एक मरतबा कह दिया, फिर उसके बाद जब तक वो चीज़ मना नहीं की गई यानी वो वैलिड होगा ही होगा। इंडिविजिबिलिटी हम जानते हैं, इसमें ये क्या होता है, अनडिवाइडेड मैंने बताया, यस ऑफ कोर्स अनडिविजिबिलिटी हो गया, दैट इज मोर देन इफ। इतना इसके कैरेक्टरिस्टिक होते ही होते हैं। अगेन अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी। अगेन टाइप्स सोवरेनिटी जो है ना वो बहुत ही टाइप के होते हैं, बट हमारे लिए सारा जानना ज़रूरी नहीं है, बट उसमें से कम एटलीस्ट हमें 4 जानना पड़ेगा। एक क्या अभी हम क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ सोवरेनिटी है ना। जो पहला टाइप्स होता है क्या, एक होता है नॉमिनल। दूसरा क्या होता है, रियल। नॉमिनल में एग्जांपल अगर से हमें देना हो तो क्या देंगे हम, क्वीन ऑफ यूके। कि यूके की जो क्वीन है वो कौन है, वो क्या है, सेरेमोनियल है। ऑफ कोर्स आप यहाँ पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर का भी आप वो दे सकते हो, बट यूके में क्या है, यूके में ये जो क्वीन होती है वो सेरेमोनियल हेड होती है, यानी वो नॉमिनल सोवरेन है। रियल सोवरेन कौन है, वहाँ की पार्लियामेंट। रियल सोवरेन कौन है, वहाँ की पार्लियामेंट यानी प्राइम मिनिस्टर। वहाँ के जो प्रेसिडेंट, जो क्वीन है वो कौन है, वो नॉमिनल सोवरेन है, जो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती। ये हम समझ गए। इंडियन केस में भी क्या, एक नॉमिनल होता है जो हमारे प्रेसिडेंट है, और एक रियल होता है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है या जो भी पार्लियामेंट में बैठते हैं लॉ फ्रेम करते हैं वो। एक होता है, अब हम आ रहे हैं मेन टॉपिक पे अपने, कि जो एक्चुअल में होती है ना सोवरेनिटी, वो 2 ही तरीके की होती है। एक होता है क्या, मोनिस्टिक सोवरेनिटी। मोनिस्टिक सोवरेनिटी। एक क्या होता है, प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी। प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी। मोनिस्टिक सोवरेनिटी क्या कहती है, ये कहती है कि पावर को आप कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते।
पावर हमेशा एक ही हाथ में रिसाइड करे, एक ही हाथ में रहेगी, या एक किसी एक ग्रुप में रहेगी, है ना। अगर से लेट्स से कोई अगर से पूरा पार्लियामेंट ही सोवरेन है तो ऑफकोर्स पार्लियामेंट के अंदर ही रहेगा। अगर से कोई कैबिनेट सोवरेन है तो कैबिनेट की, यानी एक सिंगल ग्रुप के पास ही सोवरेनिटी की पावर रहेगी। एक सिंगल ग्रुप ही डिसाइड करेगा कि किसी भी कंट्री में क्या होगा या नहीं होगा। जैसे आप इंडिया का एग्जांपल ले, इंडिया ऑफकोर्स इंडिया एक प्लूरलिस्टिक सोवरेन है। इंडिया एक प्लूरलिस्टिक भी नहीं है, वो पॉपुलर सोवरेन है, या फिर आप प्लूरलिस्टिक भी बोल सकते हो। बट जो हमारा फेडरलिज्म है वो क्या है, टिल्टेड टुवर्ड्स सेंटर, यानी सेंटर इज मोर स्ट्रॉन्ग, बट वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो मोनिस्टिक बन जाए। बट बहुत सारे कंट्री ऐसे हैं जो क्या है, मोनिस्टिक है, मोनिस्टिक सोवरेन। फॉर एग्जाम्पल आप जितने भी वो ले लोगे, थियोक्रेटिक कंट्री ले लो या फिर आप मोनार्की ले लोगे, तो वहां क्या होता है, कोई एक ग्रुप या कोई एक किंग जो होता है वो सोवरेन होता है। वो आपको क्या लगता है कि वो अपने से नीचे वाले को कभी भी पावर देता है? नहीं, नहीं देता है ना। वो एक सिंगल मोनिस्टिक सोवरेनिटी क्या है, जहां पर कोई एक ग्रुप या कोई एक आदमी, सिंगल इंडिविजुअल या कोई एक सिंगल सोर्स ऑफ पावर हो, वो सोवरेन हो, वो क्या होता है, मोनिस्टिक सोवरेनिटी। प्लूरलिस्टिक क्या, जहां पर पावर डिवाइड हुआ ना, कि सोवरेनिटी की कुछ, फॉर एग्जांपल किसी ग्रुप को, यहाँ पर आपने किसी ट्रेड यूनियन को, किसी लेबर यूनियन को सोवरेन बना दिया कि ठीक है आप अपने फील्ड में आप लॉ एग्जीक्यूट करोगे, आप लॉ फॉर्मेशन भी करोगे, एग्जीक्यूट भी आप ही करोगे। आपने ऐसा ही लेबर यूनियन को भी ये राइट दे दिया, ट्रेड यूनियन को ये राइट दे दिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी को आपने ये राइट दे दिया। तो वो क्या होता है, प्लूरलिस्टिक सोवरेनिटी, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पर सोवरेनिटी क्या हो गई, थोड़े डिवाइड हो गई। अब हम आते हैं अपने मेन उस पर, किस पर, जीन बोदिन पर। जो सी देखते हैं जीन बोदिन की सोवरेनिटी। जीन बोदिन इज द फर्स्ट टू डिफाइन सोवरेनिटी। बट उससे पहले हम ये देखेंगे कि जीन बोदिन सोवरेनिटी का कंसेप्ट लाए क्यों, है ना। वो नीड क्या थी, वो ज़रूरत क्या था, वो बैकग्राउंड क्या था, वो उस वक्त की प्रिविलिंग सिचुएशन क्या थी, उस वक्त का सोसाइटल कंडीशन क्या था, उस वक्त की पॉलिटिकल सिस्टम क्या थी, जो हमें सोवरेनिटी लाना पड़ा। अगेन ये जानना ज़रूरी है। अगर से ये नहीं जानेंगे तो हमें कभी भी उस तरह से समझ में आएगा ही नहीं जिस वजह से सोवरेनिटी को बनाया गया। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि सोवरेनिटी आया क्यों। फर्स्ट जो देने वाले कौन है, वो जीन बोदिन है। और कंडीशन क्या थी उस वक्त, सी एक किंग होता था जिनका वेस्टर्न या वर्ल्ड हिस्ट्री हो चुका है, वो लोग ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे। एक किंग होता था और उसके नीचे क्या होते थी, फ्यूडल। ये इनके नीचे क्या होते थे, बहुत सारे फ्यूडल होती थी। नो, इस फ्यूडल के पास क्या होता था, इस फ्यूडल के पास अपनी आर्मी होती थी छोटी सी, इसके पास अपना इकोनॉमी होता था। ये क्या करता था, रेवेन्यू या टैक्स कलेक्ट करता था। ये सेम है ना, ये सब। अब इसके पास क्या है, अपनी आर्मी है, इसके पास क्या है, अपना इकोनॉमी है, टैक्सेशन है, अपना जो भी रूरल एरिया का वो है, वो सारा चीज़ ये हैंडल करता था। किंग क्या था, किंग एक नॉमिनल हेड बन के रह चुका था। बट होना तो ये चाहिए था उस टाइम पीरियड के कंडीशन के हिसाब से कि जो रियल पावर है वो कहाँ रहे, वो किंग के पास रहे। बट क्योंकि अब फ्यूडलिज्म का दौर आ चुका है, अब ये लोग फ्यूडल लॉर्ड जो है, अब ये लोग डिसाइड करते हैं, ये लोग इन्फ्लुएंस करते हैं किंग को। अब ये डिसाइड करते हैं इनको कि इनको क्या करना चाहिए, अब ये क्या करेंगे। ये कौन डिसाइड करते हैं, ये। क्यों ना, किंग तो सोवरेन ना, किंग तो चाहे तो इनको वो कर सकते हैं कि भाई तुम ऐसे करोगे तो फिर, है ना, हो जाएगा हमसे, है ना। बट किंग ऐसा नहीं कर सकते, इनके पास अपनी आर्मी है, इकोनॉमी है, टैक्स है, सब कुछ टैक्सेशन सिस्टम है। ये इनसे मिलेंगे, ये इनसे मिलेंगे, और इन लोगों की आपस में काफ़ी अच्छी नेटवर्किंग होती थी। तो ये लोग अगर से चाहे तो इस राजा को जब चाहे तब बदल सकते हैं। अब किंग इज लाइक कि मैं किंग हूँ क्यों, है ना, कि मेरे पास तो पावर है ही नहीं रियल, तुम लोग नहीं हमें मतलब वो कर रहे हो। किंग को कौन सपोर्ट कर रहा है, किंग को तभी तक सपोर्ट मिल रहा है जब तक ये फ्यूडल लॉर्ड्स ये इनके सपोर्ट में। जिस दिन ये लोग चाह कि ये किंग नहीं रहेगा, किंग खत्म। अब इसमें एक दिक्कत थी कि कोई भी राजा जो है वो नहीं चाहेगा कि मेरा पावर जो हो वो कम हो, या मैं किसी और से इन्फ्लुएंस हूँ, या मैं किसी और की बनाई हुई लॉ पर चलूँ, या कोई मुझे इस तरह से रिस्ट्रिक्ट करे। एक राजा को कभी भी ये पसंद नहीं होता। एंड अगेन अगर से आप सोवरेन हैं तो आपको होना भी नहीं चाहिए। ये क्या थी, ये लोग क्या था, यानी अभी कौन सा दौर चल रहा है, ये चल रहा है फ्यूडलिज्म का। फ्यूडल लॉर्ड डिसाइड करेंगे कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीज कौन डिसाइड करेगा, हम डिसाइड करेंगे, फ्यूडल लॉर्ड्स। अब आए कौन, एक फिलोसोफर आए, कौन, जीन बोदिन। ये क्या करते हैं कि फ्यूडलिज्म को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, किसमें, नेशनलिज्म में।
नेशनलिज्म बोल लो या फिर आप इसे एब्सोल्यूट मोनार्की बोल लो। आप एब्सोल्यूट मोनार्की, जो पावर है ना वो किसके पास रहेगा? किंग के पास रहेगा। अब उसको देने के लिए एक जस्टिफिकेशन देते हैं, अपनी थ्योरी देते हैं सोवेरेनिटी की। ये क्या कहते हैं, जीन बोदिन क्या कहते हैं? सी जीन बोदिन ये क्या कहते हैं? हाईएस्ट अथॉरिटी। सोवरेन कौन है? सोवरेन इज वन हु हैज हाईएस्ट अथॉरिटी टू रूल, हाईएस्ट अथॉरिटी टू रूल, टू कमांड, टू रूल, टू कमांड। और इनका जो कमांड है ना, ये कमांड कुछ भी नहीं बल्कि ये क्या है, ये खुद में ही एक लॉ है। राजा ने जो कह दिया वो मानना होगा। आप चाहे फ्यूडल लॉर्ड हो, चाहे एक नॉर्मल सिटीजन हो, या कोई भी मिनिस्टर हो, या नोवेल हो, या एलिटिस्ट हो, या पोप हो, आपको ये मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि किंग क्या है? किंग एक सोवरेन है। किंग के पास वो अथॉरिटी है कि वो जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे रूल्स एंड लॉ फॉर्मुलेट कर सकता है, किसी भी टाइम पीरियड में, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सोसाइटी के लिए। पहला। दूसरा, ये बात करते हैं किसकी? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की, कि अगर से इन्होंने कुछ कह दिया है तो वो होगा ही होगा। एब्सोल्यूट के एक और मीनिंग भी होते हैं। क्या एब्सोल्यूट का? अब एब्सोल्यूट का क्या मतलब है? पहला तो ये एब्सोल्यूट का मतलब क्या है कि अगर से उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ होगा इस टाइम पीरियड में, तो अब आप चाहे कितना भी अपोजिशन ले आओ या चाहे जितना भी आप बल लगा लो, उन्होंने कह दिया तो कह दिया। अब अपोजिशन से कुछ नहीं होगा, उस अपोजिशन की कोई वैल्यू ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट है, इस पर कोई भी लिमिट नहीं लगाया जा सकता बाहर से। मगर किंग खुद, अगर से जो भी सोवरेन, अगर से किंग सोवरेन है तो किंग खुद डिसाइड करेगा कि मैं कौन सा लिमिट लगाऊंगा, और वो लिमिट कहाँ से तय होगा। वो लिमिट किसी रूल से तय होगा, या मोरालिटी से तय होगा, या रिलीजन से तय होगा, या किसी भी तरीके से तय होगा। वो लिमिट मैं डिसाइड करूंगा, कोई और मुझे नहीं बताएगा। ये क्या है? उसका एब्सोल्यूट पावर है। यानी जीन बोदिन जो सोवेरेनिटी की बात कर रहे हैं, वो कौन, किसकी बात कर रहे हैं? एब्सोल्यूट सोवेरेनिटी की बात कर रहे हैं। जीन बोदिन किसकी बात करें? एब्सोल्यूट सोवरेनिटी की। जीन बोदिन क्या कहते हैं? किसी, अगर से कोई भी जो सोवरेन है, वो ना तो अपने ऊपर से किसी से ऑर्डर लेगा, और ना ही अपने किसी नीचे का आदमी से किसी से वो ऑर्डर लेगा, ना ही अपने बराबर वाले से कोई ऑर्डर लेगा। वो जो चाहे, जैसे चाहे, वो खुद डिसाइड करेगा और वो खुद करेगा। पहला चीज़। फिर दूसरा कहते हैं कि सी एवरी कंट्री हैज सोवेरेनिटी। सोवेरेनिटी क्या है? एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। अगर से आपके पास सोवेरेनिटी नहीं है तो आप एक स्टेट नहीं हो, या आप एक पावरफुल कंट्री नहीं हो, पावरफुल नेशन नहीं हो। अगेन, अभी भी जीन बोदिन ने नेशन स्टेट का वो नहीं दिया। हमने यहाँ पे ऑफ कोर्स कहा है कि नेशनलिज्म, फ्यूडलिज्म को नेशनलिज्म में वो करने का। नेशनलिज्म में अभी नहीं, जब रूसो लोग की एंट्री होगी तब नेशनलिज्म का कंसेप्ट आएगा। बट वो क्या चाह रहे हैं? वो मोनार्की, एब्सोल्यूट मोनार्की चाह रहे हैं अभी। ये जो वो सिर्फ और सिर्फ सोवेरेनिटी किस लिए ला रहे हैं? फ्यूडलिज्म को खत्म करने के लिए, और किसको बोस्टर करने के लिए? मोनार्की को, किंग के पावर को बढ़ाने के लिए। तो ऑफ कोर्स अगर से वो कोई जो आइडियोलॉजी है, ये यानी हमें यहाँ से पता चला ये बायसनेस है, इसमें बायसनेस है। वो किंग की पावर को उसे बढ़ाना था, इसलिए वो क्या कर रहे हैं? फ्यूडलिज्म की राइट्स को, फ्यूडल लोगों को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। अगर से ये एक अच्छी आइडियोलॉजी होती तो एक न्यूट्रल होती, बट ये तो बायसनेस दिख रही है इसमें किंग की तरफ। तो ऑफ कोर्स इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म होंगे। देखते हैं अब इनका, इसमें दिक्कत क्या है, इसमें क्या क्या दिक्कत है। जो पहला दिक्कत है ना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इसमें बायसनेस है ना, कि हमें क्या करना है कि किंग के पावर को जस्टिफाइड करना है, अब चाहे जैसे भी हो। तो अब जस्टिफाइड जो किसी चीज़ को करोगे तो बायसनेस जैसे आ गई कि उसमें क्रिटिसिज्म आएगा ही आएगा। जो पहला क्रिटिक्स है ना इसका, अभी हम क्या देख रहे हैं? क्रिटिक्स इसका। क्या देख रहे हैं हम? क्रिटिक्स। जो पहला क्रिटिक्स है वो क्या है? डिवाइन लॉ का। अगेन हमने क्या पढ़ा था कि किंग की जो सोवेरेनिटी है ना, जो पावर है ना, कोई भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता सिवाय किसके? डिवाइन लॉ के। डिवाइन लॉ यानी गॉड। यानी अभी हमने किसको रिस्ट्रिक्ट किया दोस्त? हमने सिर्फ और सिर्फ अभी रिस्ट्रिक्ट किया है फ्यूडल लोग को। यानी पॉप जो है, जो रिलीजन है, अभी भी क्या करेगा? डोमिनेट करेगा। अगेन ये मैं क्यों बोला? क्योंकि डिवाइन लॉ आपने कह दिया कि किंग को अगर से कोई रिस्ट्रिक्ट कर सकता है तो वो कौन है? डिवाइन लॉ। अब उनसे पूछा गया कि ठीक है चलिए आप बता दीजिए डिवाइन लॉ है क्या? तो वो क्या करते हैं? नो डेफिनेशन। वो डिफाइन ही नहीं करते इसको।
वो इसको बताते ही नहीं। Not real explanation what comes in डिवाइन लॉ। इसने सिर्फ ये कह दिया कि देखो डिवाइन लॉ जो है ना उससे किंग जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। अगर जो पूछा गया कि ठीक है बता दीजिए कि डिवाइन लॉ में आता क्या है ताकि हमें भी पता चल जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तो हम नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता। यानी हमने सिर्फ किसको, फ्यूडल को, जितने भी फ्यूडल लॉर्ड्स थे उनको रिस्ट्रिक्ट किया। रिलीजन अभी भी सॉवरेनिटी में खतरा बना ही रहेगा। अगेन इसमें भी दिक्कत है, अभी हम लोग आएंगे उसमें क्या दिक्कत है। बट पहला चीज़ क्या था कि आपने ये कह दिया कि ठीक है अगर से कोई चीज़ डिवाइन लॉ है तो वो कंटिन्यू होगा। दूसरा क्या है कि नो डेफिनेशन, आपने क्लियर ही नहीं किया कि ये नेचुरल लॉ में आता क्या। अब रिलीजन में अभी हमने क्या कहा कि दिक्कत था, सी रिलीजन के नाम पर बहुत सारी जो वहाँ यूरोप में, वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत सारे, इनफैक्ट इंडिया में भी चलता है, वो सारे वर्ल्ड में चलता था। इंडिया में भी कास्ट सिस्टम चलती थी, सती चलती थी। इंडिया का एग्जांपल ले लें तो सती चलता था। ये क्या था? ये एक रिलीजन के नाम पे होता था, बट ये बैड प्रैक्टिसेस है। अब क्योंकि ये रिलीजन के नाम पे हो रहा है तो सोवरेन जो है, जो किंग है, वो कभी भी सती सिस्टम खत्म ही नहीं कर सकता। अगेन ऐसा ही वेस्टर्न वर्ल्ड में क्या चलता था, विच कल्चर चलता था कि लेट्स सो कि किसी को मिर्गी आ गई है तो साइंस क्या कहता है कि भाई इट्स अ डिजीज, ये क्या है, ये एक बीमारी है। मगर उस वक्त क्या कहते थे यूरोप में कि नहीं, कुछ सर्टेन विचेस हैं, कुछ चुड़ैल हैं, बैड चुड़ैल हैं जो ये सब कर रही है। क्या कर रही है? ये मैजिक कर रही है इनके ऊपर, इसकी वजह से ये हो रहा है। अगेन ये हो किसके नाम पे हो रहा है? रिलीजन के नाम पे। अब सोवरेन क्यों, अगर से वो सोवरेन है, उन्होंने खुद अपनी लिमिटेशन में ये तय कर लिया है कि डिवाइन लॉ जो है, डिवाइन लॉ सोवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। यानी अब वो इस तरह की जो सोशल रिफॉर्म है वो कभी कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं वो किसके नाम पे हो रहा है? रिलीजन के नाम पे हो रहा है। वेस्टर्न में एक कल्चर था जिसके अगेंस्ट फेमिनिज्म आया। उसमें एक कल्चर ये था कि आप अपने वाइफ को कभी भी डिवोर्स नहीं दे सकते और ना ही आपकी वाइफ आपसे डिवोर्स ले सकती है। अब इसमें एक दिक्कत आ गया। उसमें दिक्कत क्या आ गया कि महिलाओं को बांध करके, इनफैक्ट क्योंकि उनको डिवोर्स नहीं दे सकते, तो महिलाओं को जानवर की तरह बांध करके और बाजार में ले जाकर बेचा जाता था। वो किस नाम पर? क्योंकि हमारा रिलीजन ये परमिट नहीं करता कि हम डिवोर्स दे सके या वो मुझसे डिवोर्स ले सके, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इनको जानवर की तरह बांध कर बेच देते हैं मार्केट में। ये सब किसके नाम पे हो रहा है? रिलीजन के नाम पर। तो अगेन अगर से आप सोवरेन हो तो फिर ये सोशल रिफॉर्म कैसे लाओगे? आपने जब खुद ही ये लिमिटेशन तय कर लिया कि ठीक है, हम अगर से कोई मेरी सोवरेनिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है तो वो क्या है? डिवाइन लॉ। और अगेन आप डिवाइन लॉ को डिफाइन भी नहीं कर रहे हैं, यानी ये क्या है? ये एक दिक्कत है। पहला ये। दूसरा दिक्कत इसमें क्या है? दूसरा इसमें दिक्कत ये था ना कि एक क्या होता है, डोमिनियम होता है, और एक क्या होता है, इंपीरियम होता है। एक होता है क्या? डोमिनियम। एक होता है क्या? इंपीरियम। इंपीरियम ये क्या है? इट्स अ रियल्म ऑफ, इट इज द रियल्म ऑफ किंग। इट इज द रियल्म ऑफ किंग। जो सोवरेन है, किंग जो चाहे यहां कर सकते है ना। ये क्यों? क्योंकि ये किंग का रियल में भाई, इसका अब किंग का वो राज्य है, वो उसका स्पेस है, उसमें जो चाहे वो कर सकता है। डोमिनियम क्या है? डोमिनियम है हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ फैमिली, हेड ऑफ फैमिली। अब ये जो किंग है ये इसमें कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, डोमिनियन में इंटरफेयर नहीं कर सकता। अगर से कोई किंग है तो ऑफ कोर्स ही इज सोवरेन, बट वो सिर्फ और सिर्फ इंपीरियर, यानी अपने इसमें अपने क्षेत्र में ही कुछ कर सकता है, जो चाहे वो कर सकता है, बट इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकता। अब अगेन इसमें दिक्कत है। नहीं, हमें तो लगता है कि हाँ ठीक है, जो राज्य है वो तो अपना काम करेगा ना, राजा किंग अपना काम करेगा, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेगा, इकोनॉमी देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा, जो फॉरेन अफेयर्स है वो देखेगा, टेक्नोलॉजी देखेगा ना, वो डेवलपमेंट देखेगा, तो वो फैमिली से उसको क्या लेना देना है ना। इसमें दिक्कत है। अब इसमें दिक्कत क्या है? जो डोमेस्टिक वायलेंस होती है वो क्या होता है? डोमेस्टिक वायलेंस हम क्या कहते थे, इनफैक्ट 1980s तक, अब हमारे देश में भी जो डोमेस्टिक वायलेंस उनको क्या कहा जाता था कि नहीं, ये इनका आपस का मामला। आपने अक्सर देखा होगा, जब आप ओल्ड मूवीज देखोगे तो सड़क पे एक आदमी मारता रहता है, अपने वाइफ पर हाथ उठाता रहता है। जब लोग भीड़ इकट्ठा होते हैं, पूछते हैं उनसे कि क्यों मार रहे हो उनको, तो वो बोलते हैं कि ये मेरी वाइफ है, तुम कौन होते हो पूछने वाले। तो वो आदमी सब क्या कहते हैं कि अरे ये उनका घर का मामला है ना। बट डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो अब तो पर्सनल रहा नहीं। डोमेस्टिक वायलेंस अगर से आप कर रहे हैं तो वो क्या आ गया, वो प्राइवेट नहीं रहा,
अब क्योंकि प्राइवेट नहीं रहा, आप जब तक प्यार से रह रहे हैं, ऑफकोर्स ये आपकी पर्सनल लाइफ है, मगर आप जैसे ही वायलेंस करने लगे वो पर्सनल स्पेस खत्म आपका, आप एक महिला के राइट्स को वायलेट कर रहे हैं किसी भी घर में, है ना, तो अब स्टेट वहाँ पे इंटरफेयर करेगा ही। मगर आपने अगर से ये कर लिया है, ये खुद ही लिमिटेशन तय कर लिया है कि ठीक है, अगर से मैं किंग भी हूँ तो मैं ये घर में आप जो चाहे वो कर सकते हो, तो डोमेस्टिक वायलेंस को कैसे रोकोगे आप? वुमेन एजुकेशन को कैसे बढ़ाओगे? महिलाओं को एजुकेशन को लोग रिलीजन के नाम पे भी वो कर देते कि हमारे धर्म में ऐसा नहीं है कि हम अपने महिलाओं को पढ़ाएं। ऐसे हर एक रिलीजन में मिलेगा ना, किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन में नहीं, ये हर एक रिलीजन में होता है, डिपेंडिंग वो किस टाइम पीरियड में किस सोसाइटी में रह रहा है, इस पर डिपेंड करता है, वो रिलीजन पे डिपेंड नहीं करता, मगर लोग उनको रिलीजन का शेप देते हैं। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। तो आप क्या करोगे? वुमेन के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है आप उनको खत्म नहीं कर पाओगे। वुमेन के साथ जो वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिल रहा आप वो खत्म नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट्स नहीं मिलेगा, वो कौन डिसाइड करते हैं? ऑफ कोर्स उनके फादर जो होते हैं, और हेड ऑफ फैमिली फादर, मोस्टली फादर होते हैं, क्योंकि पैट्रियार्की सोसाइटी है ना, तो वो आप किंग उसमें कभी इंटरफेयर कर ही नहीं सकता, तो वो प्रॉपर्टी राइट्स कैसे लाएगा महिलाओं के लिए? वो कैसे डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करेगा? वो कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करेगा? ये सब तो घर के अंदर ही होता है, और इम्पैक्ट किसको करता है? पूरे नेशन को। तो किंग ने अपना लिमिटेशन तय कर लिया। अब हमने देखा कि जितना भी लिमिटेशन उन्होंने तय किया है उन सब के हिसाब से हमें ऐसे लगता नहीं है कि वो सोवरेन है। अगर से सोवरेन है तो भाई अब डोमेस्टिक वायलेंस को खत्म करो ना, अब सोशल रिफॉर्म करो। आपने खुद ही जब ये लिमिटेशन इस तरह की तय कर लिया है तो आप सोशल रिफॉर्म कैसे करोगे? एक राजा जो होता है या एक जो किंग होता है, जो सोवरेन होता है, उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप सोसाइटी में अच्छी चेंजेस लाएंगे, बदलाव लाएंगे। और सोसाइटी किससे बनती है? फैमिली से। आप फैमिली में ही इंटरफेयर नहीं कर सकते तो सोसाइटी को कैसे वो करोगे? इनफैक्ट जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में जब भी पढ़ते हैं, जो सोशल रिफॉर्म पढ़ते हैं, जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में इनफैक्ट कांग्रेस फॉर्मेशन से पहले हम जब ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं, जितने भी ग्रेट पर्सनालिटीज़ को पढ़ते हैं उनके सोशल रिफॉर्म ही पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय की बात करें या अमर्त्य सेन की बात करें, सॉरी अमर्त्य सेन, केशव चंद्र सेन की बात करें, तो उन सब में क्या पढ़ते हैं? सबका सोशल रिफॉर्म ही पढ़ते हैं। भाई उन्होंने सोशल रिफॉर्म करा तब जाके हम यहाँ तक आए हैं, सोसाइटी इवॉल्व होकर आज इस तरह की सोसाइटी बनी है और धीरे धीरे हम लोग और प्रोग्रेस कर रहे हैं। मगर आपने तो खुद ऐसी लिमिटेशन अपने ऐसी लिमिटेशन तय कर दिया है खुद पे ऊपर कि आप कभी भी सोशल रिफॉर्म नहीं कर सकते। पहला चीज ये दो क्रिटिसिज्म। तीसरा क्या है इसके क्रिटिसिज्म? सी तीसरा क्रिटिसिज्म है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये प्रॉपर्टी है ना, स्टेट कभी भी आपसे ये प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। आपके इस पे सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता है? इस पे टैक्स लगा सकता है, बस। इसके अलावा कुछ कर सकता है क्या? वो ले सकता है? नहीं, कभी नहीं ले सकता। तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो ठीक है, अच्छी बात है, मतलब ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स तो सबकी सिक्योर होनी चाहिए ना। बट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर्टी राइट्स को फंडामेंटल राइट बनाया गया था तो कौन से आर्गुमेंट की वजह से उसे आर्टिकल 300A में रखा गया ना, वो हुआ था ना अमेंडमेंट, तो कुछ तो दिक्कत रही होंगी। सी अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि लेट्स से मेरा घर है ऐसे जगह पर जहाँ से रेलवे ट्रैक गुजर रहा है, अब मेरे एक घर की वजह से मेरे घर के बाद जितने भी लोग हैं उनको क्या हो रही है? दिक्कत हो रही है, वहाँ से रेलवे नहीं पहुँच रही। अब क्योंकि वो मेरा प्रॉपर्टी राइट्स है, अब मैं जब तक नहीं चाहूँगा वहाँ से रेलवे ट्रैक नहीं जाएगा। अब सिर्फ मेरे एक जिद की वजह से मेरे बाद जितने भी घर है, लेट्स से अगर से मेरे बाद एक पूरा स्टेट है या पूरा कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट सिर्फ और सिर्फ मेरे जिद की वजह से, मेरे एक छोटे से राइट्स की वजह से वो पूरा डिस्ट्रिक्ट सफ़र करेगा, वहाँ रोड नहीं पहुँचेगी, वो लोग, उन लोगों को ट्रांसपोर्टेशन की वो फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी। अगर से आप सच में सोवरेन हैं तो ठीक है, आप यहाँ की उनकी ज़मीन ले और फिर उन्हें दूसरी ज़मीन दे। ये भी तो एक जस्टिस ही हुआ। अगेन इट्स अ मैटर ऑफ डिबेट कि ऐसा होता है या नहीं होता है, वो एक अलग चीज़ है। बट यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? अभी हम आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो हम वैल्यू जो है ना प्रोफेस्ड देख रहे हैं ना, वैल्यू प्रोमिस्ड देख रहे हैं ना। वैल्यू प्रोफेस्ड में क्या होता है वो हम पॉलिटी में देखते हैं या करंट अफेयर्स में देखते हैं। बट यहाँ नो, ये कितने क्रिटिसिज्म हो गए इनके? 3 क्रिटिसिज्म हो गए। अब क्या चौथा क्रिटिसिज्म देखते हैं। सी चौथा क्रिटिसिज्म इनका क्या है? एक है क्या? लेगस इम्पीरी। लेगस इम्पीरी, लेगस इम्पीरी क्या है? लेगस इम्पीरी ये क्या है? सर्टेन फंडामेंटल लॉ ऑफ सोसाइटी, सर्टेन फंडामेंटल लॉ ऑफ सोसाइटी। और किंग ने क्या लिमिटेशन तय किया कि सोसाइटी का जो भी फंडामेंटल लॉ है उसमें किंग कभी भी इंटरफेयर नहीं कर सकता। और अगर से आप इंटरफेयर नहीं कर सकते तो हमने अभी बहुत अच्छे से देखा है कि आप क्या नहीं कर सकते, कभी भी आप कभी भी सोशल रिफॉर्म नहीं कर पाओगे।
आप कभी सोशल रिफॉर्म कर पाओगे नहीं. वाई? सी इट इज ऑलवेज द सोसाइटी हु एक्सेप्ट चेंजेस एंड हु ब्रिंग चेंजेस. अब अगर से सोसाइटी ही है जो चेंज ला रहा है, तो पहले तो हमें सोसाइटी को ही चेंज करना पड़ेगा ना, तभी तो चेंज आएगा. अब क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे बैड प्रैक्टिसेस है, फॉर एग्जांपल कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है. हम बहुत साल पहले अगर से जाए, या इनफैक्ट कुछ ही साल पहले जाए, कुछ डिकेड्स पहले जाए, तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे सोसाइटी में एविडेंट थे, हर कोई प्रैक्टिस कर रहा था, एंड इट वॉज वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन. वो क्या था? वो एक सोशल फिनोमेना था, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट वाज आल्सो अ सोशल फिनोमेना. तो आप सोशल रिफॉर्म कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आप सोसाइटी के वो लॉ में तो कुछ भी नहीं कर सकते. आप क्या कभी सती को बैन कर पाते हैं? नहीं. आप सोवरेन होने के बाद भी आप सती को बैंड नहीं कर पाते. आप क्या विडो रीमैरिज को अलाउ करवा पाते? नहीं, क्योंकि भाई वो सोसाइटी का पार्ट था कि जो विडो है उनको जीने का तो अधिकार ही नहीं है. जीने का तो अधिकार ही नहीं, मैरिज कहाँ से करेगी दोबारा? तो आप विडो रीमैरिज भी नहीं ला सकते. आप वुमेन एजुकेशन को वो कर पाते? नहीं कर पाते. क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी ने एक्सेप्ट किया था कि महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है. चौथा चीज, क्या आप वुमेन को प्रॉपर्टी राइट्स दोगे? नहीं. क्यों? ना एजुकेशन दे सकते हो, ना प्रॉपर्टी राइट्स दे सकते हो. वुमेन का जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है वो किसने किया था? सोसाइटी नहीं किया था ना. वुमेन का जो एजुकेशन है, इनफैक्ट कोई भी रिलीजन वुमेन को ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना नहीं बताता, मगर वो किसने किया? हमने किया, सोसाइटी ने किया. तो आप अगर से सोवरेन भी हो तो क्या आप इन सब चीज़ों को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे. तो फिर आप सोवरेन किस चीज़ के? यानी जीन बोदिन की जो सोवरेनिटी है वो काफ़ी फेल होती गई. नाउ बट एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्वेश्चन जो आएंगे ना, अगर से वो आपको क्रिटिकल होने को भी बोले ना, तो आपको एक चीज़ ज़रूर मेंशन करना है कि क्योंकि ये पहले फिलोसफर थे सोवरेनिटी को डिफाइन करने वाले, तो ऑफकोर्स इसके कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी है, बट ये एक्नॉलेज करना होगा हमें कि ऑफकोर्स इन्होंने एटलीस्ट इतना तो बात किया ना कि एक किंग शुड बी सोवरेन, ताकि एक लॉ बना रहे, लॉ एंड ऑर्डर बन सके. अगर कोई एक सोवरेन नहीं होगा तो आपने कभी सोचा हमारा सोर्स ऑफ लॉ क्या होगा? कोई लॉ फॉर्मुलेटर कौन होगा? है ना, कि कोई प्रधानमंत्री कह देता कोई भी बात, नीचे का कोई मानता ही नहीं. तो वो किस तरह का क्योटिक सोसाइटी बन जाता, क्योटिक माहौल बन जाता, जहाँ कोई किसी की बात मानता ही नहीं, क्योंकि वहाँ कोई सोवरेन होता ही नहीं. तो ऑफकोर्स सोवरेनिटी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी कंट्री का. इसीलिए कहते हैं ना कि अगर से कोई कंट्री अगर से सोवरेन नहीं है तो वो नेशन नहीं है, कंट्री ही नहीं है. ये वेस्टर्न डेफिनेशन है बाय द वे. तो कभी भी ऑफकोर्स क्रिटिक में आप अगर से क्वेश्चन आया है क्रिटिकल, तो आप पहले जिन बोदिन के हिसाब से बताओगे कि वो क्या है, सोवरेन क्या है. सोवरेन वो है जो ना तो अपने से ऊपर के किसी की बात मानता हो, ना अपने से बराबर वाले के से किसी से ऑर्डर लेता हो, और ना ही अपने से नीचे वाले से किसी से ऑर्डर लेता हो. वो खुद की करता हो, और वो अपनी लिमिटेशन भी, अपनी हद भी वो खुद ही तय करता हो. वो कौन है? वो सोवरेन है. और वो जो नेशन है वो क्या है? वो नेशन भी सोवरेन नेशन है. वो स्टेट भी क्या है? सोवरेन नेशन है. और इसके क्रिटिसिज्म क्या है? कुछ 4-5 क्रिटिसिज्म. इनफैक्ट आप 2-3 भी लिख लोगे ना, आपके पास उतना वर्ड नहीं रहता ना. अगर से लेट से 10 मार्क्स में पूछ दिया तो 250-150 वर्ड, 150 वर्ड में आप इतना सारा थोड़ी बता पाओगे. जितना मैंने लिखा उसको वर्ड्स में लिखने में वो 250-300 चला जाएगा. सिर्फ क्रिटिक ही 250-300 में चला जाएगा. और क्रिटिक में सिर्फ क्रिटिक नहीं करते, क्रिटिक में एग्जाम्पल भी देते हैं कि हम फिर सती को कैसे खत्म कर पाते, सोशल रिफॉर्म कैसे ला पाते, एग्जाम्पल में. ये हो गया. फिर इसके बाद यानी इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत थी, है ना. और क्योंकि ये फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने, फर्स्ट फिलोसफर थे जिन्होंने सोवरेनिटी को डिफाइन करा. बट इसके बाद आते कौन? जॉन ऑस्टिन. अच्छा, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा था? सोवरेनिटी जो थर्ड एंड फोर्थ तरह के हमने देखा था, वो क्या था? मोनिस्टिक एंड प्लूरलिस्टिक. याद रखना इसे. जॉन ऑस्टिन, ये पहले इनका ये देख लेते हैं कि ये डिफाइन कैसे करते हैं सोवरेनिटी को. इफ अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपेरियर not in the habit to a like superior receives habitual
habitual obedience from the bulk of society, from the bulk of society that determinate human superior is sovereign and that society is political independent. See, जॉन ऑस्टिन कैसे बताते हैं? जॉन ऑस्टिन कहते हैं, सी इफ अ डिटरमिनेट ह्यूमन सुपीरियर नॉट इन द हैबिट टू अ लाइक सुपीरियर रिसीव्स हैबिचुअल ओबीडियंस. वो क्या कहते हैं कि ये जो ओबीडियंस है ना, ये हैबिट होना चाहिए लोगों का. ये फोर्सफुल की बात नहीं है कि आप राजा की बात मानो, ये आपकी आदत होनी चाहिए. आप सोकर उठो और ये जानो कि आज राजा ने कौन सा हुक्म दिया है, कौन सा ऑर्डर दिया है, कौन सा लॉ बनाया है, और अपने दिल से उसे मानो. ये क्या होना चाहिए? ये हैबिचुअल होना चाहिए, हैबिचुअल ओबीडियंस होना चाहिए. बल्क ऑफ सोसाइटी, यहां पर याद रखना, ये क्या है? बल्क ऑफ सोसाइटी. आप इस बल्क ऑफ सोसाइटी को मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी भी कह सकते हो. क्यों? क्योंकि जब हम इसके क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे वहां पर याद आएगा. पहला क्या? पहले ये कि ये हैबिचुअल ओबीडियंस होना चाहिए फ्रॉम द बल्क ऑफ सोसाइटी. कोई एक ऐसा ह्यूमन बीइंग है जो कि किसी की बात नहीं मानता हो, ना तो अपने से सुपीरियर की और ना ही अपने से नीचे से की, किसी से भी ऑर्डर ना लेता हो. और वो क्या, एक सोसाइटी जो है, जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी क्या करता हो, उसकी ओबीडियंस, उसकी बात मानता हो. वो आदमी कौन है? वो सोवरेन है. और वो जिस भी नेशन में रह रहा है या जिस भी सोसाइटी में रह रहा है, वो क्या है? वो सोसाइटी या नेशन जो है वो क्या है? वो सोवरेन है, इंडिपेंडेंट है. अब जो इनकी जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक है इनकी सोवरेनिटी की, वो पहला चीज क्या है? ये मोनिस्टिक सोवरेनिटी में बिलीव करते हैं. ये इनका ये मानना है कि जो सोवरेन है ना, जो पावर है ना, पावर शुड बी लिमिटेड, पावर शुड बी लिमिटेड टू सम ग्रुप. ये किसकी बात करते हैं? ऑफ कोर्स ये मोनिस्टिक सोवरेनिटी की बात करते हैं. अब जब कोई भी जो फिलोसफर होंगे, या अगर से इनफैक्ट जब आप भी मोनिस्टिक सोवरेनिटी की बात करोगे ना, तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मोनिस्टिक सोवरेनिटी की. हमने देखा कि मोनिस्टिक सोवरेनिटी क्या होती है? जहां पावर डिवाइड ना होता हो, जहां पावर जो है वो किसके पास हो, सारा का सारा कंसंट्रेटेड हो किसी एक आदमी के पास या कोई एक सिंगल ग्रुप के पास. तो ऑफकोर्स इसमें इसकी कुछ ना कुछ वो होंगी, क्या होंगी? कैरेक्टरिस्टिक होगी. अब हम क्या देखेंगे? इनकी कैरेक्टरिस्टिक. जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक है ना, या कैरेक्टरिस्टिक नहीं, एसेंशियल बोल सकते हैं, कुछ इनके एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं ऑफ एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक of Austin sovereignty. First one is supreme authority. जो सोवरेन होगा ना, उसके पास क्या होगी? सुप्रीम अथॉरिटी. वो जो चाहे जब चाहे वो क्या कर सकता है? फॉर्मुलेट कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है, एग्जीक्यूट करवा सकता है. वो क्या है? वो सुप्रीम है, उससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता. ना तो रिलीजन, ना तो फ्यूडल, या कोई भी इस तरह की कोई डिवाइन लॉ, कुछ भी नहीं, ना पोप, कुछ भी नहीं. क्यों? वाई? बिकॉज ही इज सुप्रीम, ही हैज सुप्रीम अथॉरिटी टू रूल, टू कमांड, टू गिव कमांड. फर्स्ट जो एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में पहला क्या है कि ये सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी इससे ऊपर कोई भी ग्रुप एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. चाहे ना वो रिलीजन हो, चाहे वो पोप हो, चाहे वो फ्यूडल हो, या कोई भी ऐसी एंटिटी हो, इससे ऊपर नहीं होगा. क्यों? वाई? बिकॉज ही इज सुप्रीम. पहला क्या है? सुप्रीम. नाउ अब क्योंकि इनकी जो सोवरेनिटी है वो क्या है? वो मोनिस्टिक है. तो ये इनके पास क्या है? ये अनलिमिटेड. इनकी जो सोवरेनिटी है वो क्या है? ये अनलिमिटेड है एंड अनडिवाइडेड है. अनडिवाइडेड है कि ऐसा नहीं है कि मैं राजा हूं तो मैं अपना पावर किसी और के साथ शेयर कर लूंगा. लाइक फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेड यूनियंस, ऐसा नहीं होगा कि मैं इसको ये दे दूं, पावर दे दूं, या लेबर यूनियंस, कुछ भी नहीं. मैं तय करूंगा कि ये लोग क्या करेंगे. एनजीओस या जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, या मल्टीनेशनल ब्रांड है, या मल्टीनेशनल कंपनीज है,
ये मैं तय करूंगा कि यहाँ क्या होगा, कौन सा रूल चलेगा, कौन सा ऑर्डर चलेगा, ये मैं तय करूंगा। मुझ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता। और मेरी जो पावर है, जो सोवरेनिटी की जो है, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। इसमें कोई भी लिमिटेशन तय नहीं किया जा सकता। अगेन, अगर से कोई लिमिटेशन तय किया भी जा सकता हो तो वो क्या, वो कौन तय करेगा, मैं। क्यों? क्योंकि सी ये इनके पास जो सोवरेनिटी होती है, जिनके पास भी, उनके पास क्या होता है, एक स्पेशल पावर होता है, क्या, टू फॉर्मुलेट लॉ। तो क्योंकि मैं लॉ बना ही रहा हूं मैं, तो लिमिटेशन भी मैं ही सेट करूंगा ना। अगर से मैं लॉ के जरिए भी अगर से लिमिटेशन सेट कर रहा हूं, तो वो लिमिटेशन भी तो मैं ही सेट कर रहा हूं ना। यानी इनडायरेक्टली जो भी लिमिटेशन होगी वो तो मैं ही डिसाइड कर रहा हूं कि क्या होगा। अगेन, वो लॉ बेस्ड होगा या नहीं होगा, वो एक अलग चीज है। तीसरी चीज, एक और चीज देखते हैं इसमें, कि तीसरी चीज देखते हैं। पहले ये क्या है, अनलिमिटेड एंड अनडिवाइडेड। अब अभी हमने क्या कहा, इनके पास क्या है, लॉ मेकिंग पावर है। लॉ मेकिंग पावर इसके पास सिर्फ और सिर्फ इसी के पास है। इसके अलावा जो भी सॉवरेन होगा, है ना। फिर अभी हम ये बैकग्राउंड बना रहे हैं, जब इनकी क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे तो हमें ये और भी ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ये लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, सोवरेन के पास है। अगेन, अगर से कोई चीज लॉ बन चुका है तो अब उसे हर हाल में फॉलो करना ही होगा। क्यों? वाई? बिकॉज इट इज अ कमांड ऑफ सोवरेन। और वो क्या है, उस पर कोई भी, वो क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी है। तो यानी अल्टीमेटली किसी भी सोवरेन पे कौन सी रिस्ट्रिक्शन होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, खुद सोवरेन ही। अब क्योंकि लॉ मेकिंग पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सोवरेन के पास है, तो अब वो किसी भी तरीके का लॉ बना दे, सिर्फ इस वजह से कि वो लॉ बना दिया, अब उसके बाद से वो चीज़ वैलिड होगी जब तक कि कोई दूसरा सोवरेन आके उसे चेंज ना कर दे, वो चीज़ वैलिड होगी। अब इसमें क्या दिक्कत है, जब हम क्रिटिसिज्म पढ़ेंगे इसकी, तब हम इसको और भी अच्छे से देखेंगे। जब हम वो देखेंगे तो इसे और अच्छे से देखेंगे। नाउ अब इससे हमें क्या पता चला है, यानी इनके ऊपर कोई लीगल कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं। लीगल कंस्ट्रेंट तो है ही नहीं। फॉर एग्जांपल, आज के जितने भी डेमोक्रेसी में जो सोवरेन होते हैं उन पे लीगल कंसिक्वेंसेस होने के चांसेस होते हैं। हमने ऐसे बहुत सारे एमएलएस देखे, एमपीज देखे, जिन पे लीगल कंसिक्वेंसेस हुए हैं, कुछ तो अभी जेल में भी गए हैं। तो अगर से आप यहाँ ये देखें कि क्योंकि लॉ तो मैं ही बना रहा हूँ, लॉ मेकिंग पावर किसके पास है, पूरी की पूरी मेरे पास है। अब मैं अपना लिमिटेशन मैं खुद ही तय कर रहा हूँ, और कोई चीज़ मुझ पर कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई जाएगी या मैं किस चीज़ में रिस्ट्रिक्ट खुद को करूँगा, ये डिसाइड मैं ही कर रहा हूँ। तो फिर क्या मुझ पे कोई लीगल कंस्ट्रेंट होगा? नहीं। अगर से कोई चीज़ मेरे बनाए हुए लॉ के हिसाब से हुआ है तो मुझ पे कोई लीगल कंस्ट्रेंट्स नहीं है। नो। फिर एक और इनका क्या मानना था, जैसा सबका मानना है, सिर्फ इनका ही नहीं, कि सोवरेनिटी क्या होती है, टेरिटोरियल बेसिस होती है। कि आप, ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिया के हैं और आप बोलेंगे कि अमेरिका का लॉ हम बनाएंगे। नहीं, आप इंडिया के हैं तो इंडिया के ही लॉ बनाएंगे। ये क्या हो गया इनका, ये क्या हो गया इनका, सोवरेनिटी। बट अब यहाँ से जो जॉन ऑस्टिन ने सोवरेनिटी दी ना, जहाँ से एक डिबेट उभरना शुरू हो गया। क्या? जब आप पॉलिटी पढ़ते होंगे तो उसमें एक टर्म आता होगा, क्या होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। दूसरा क्या आता है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। ये क्या कहता है, किसी अगर से कोई लॉ बन चुका है ना। अब अगर इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी फेयरनेस की बात नहीं होता है कि क्योंकि सिर्फ कोई लॉ बन चुका है तो उसके हिसाब से अगर से कोई चीज़ हो रहा है तो आपको मानना ही पड़ेगा। अगेन, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें दिक्कत ये है कि वो लॉ फेयर है या नहीं है, आपको मानना हो तो मानना है, क्योंकि वो लॉ है इसलिए आपको मानना है। उसमें क्या है, वो फेयर है, जस्ट है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, जो ये लॉ है ये रीजनेबल है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो लॉ है इसलिए आपको मानना है। क्यों? क्योंकि वो एक सोवरेन का कमांड है। ये इसके मानने वाले कौन है, जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन की सोवरेनिटी से यही निकल रहा है ना कि भाई क्योंकि सोवरेन है, उसको लॉ बनाने की पावर है, अब वो जो भी लॉ बना दे, वो फेयर हो या अनफेयर हो, रीजनेबल हो या ना हो, आपको मानना ही पड़ेगा। अगेन, हमारे इंडिया में भी यही कंसेप्ट है ना, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। बट ऑफ कोर्स हमारे जो जुडिशियरी है वो अभी इसकी तरफ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी हम आगे देखेंगे, जो आने वाले फिलोसफर है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की बात करते हैं।
ये इसमें क्या होता है कि भाई लॉ तो ठीक है बट वो लॉ शुड बी फेयर, इसमें क्या होती है, फेयरनेस होती है, दैट लॉ शुड बी क्या, जस्ट, लॉ शुड बी जस्ट, लॉ शुड बी रीजनेबल, कि इसमें सिर्फ लॉ को नहीं बल्कि उस लॉ के रीजनेबल फेयरनेस को भी देखा जाता है, उसके वो जस्ट है या नहीं ये भी चीज चेक किया जाता है, वो रीजनेबल है या नहीं ये भी चेक किया जाता है, कहाँ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। बट जो पहला क्रिटिसिज्म है वो क्या है, ये प्रोसीड्यूर स्टेब्लिश बाय द लॉ। सी इन्होंने अपने सोवरेनिटी को डिफाइन कैसे किया कि सोवरेन वो है जो बल्क ऑफ सोसाइटी यानी मेजोरिटी ऑफ सोसाइटी अगर से जिनकी बात मानती हो, है ना, तो वो आदमी क्या है, वो सोवरेन है। अब क्या होगा, लेट्स से किसी कोई एक कंट्री है, वहाँ कितने 100 टोटल 100 सिटीजन है। अब उस 100 सिटीजन में 90 सिटीजन ये डिमांड कर रहा है इसमें से जो 10 लोग हैं ना, इसके सारे के सारे राइट्स मार दिए जाए, इसके सारे के सारे राइट्स खत्म कर दिए जाए, ये 90 लोग मान रहे हैं। तो अब क्यों, क्योंकि मेजोरिटी अब जो कहेगी, अब उस हिसाब से अगर से राजा, क्योंकि किंग सोवरेन है, सोवरेन ने अगर से लॉ बना दिया तो उसमें तो कोई रीजन, वो फेयर है या नहीं है इससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि वो सोवरेन का कमांड है इसलिए माना जाएगा। वो जस्ट है या नहीं है उससे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, वो रीजनेबल है या नहीं है फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेजोरिटी ने जो कह दिया वो लॉ बन गया। अब वो लॉ बन गया तो इस 10 लोगों का राइट्स बना, ऑफकोर्स आराम से मारा जा सकता है। बट जब आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मानते हैं तो वहाँ ये नहीं माना जाता, वहाँ ये देखा जाता है कि आपने जो लॉ बनाया है क्या वो रीजनेबल है, क्या वो जस्ट है, क्या वो फेयर है या नहीं है। तो पहला जो दिक्कत है उनका वो यही है कि यार आप तो यही नहीं देख रहे हैं ना, इसके अलावा क्या कोई दिक्कत नहीं है, ऑफकोर्स इसके अलावा भी बहुत सारी दिक्कत है। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है वो क्या है, नो दूसरा जो पावर है वो क्या है, सी आपने इनको इतना पावर दे दिया है कि एक फिलोसफर क्या कहते हैं कि पावर करप्ट्स, आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा और इनफैक्ट उसमें गवर्नेंस में भी पढ़ा होगा, क्या, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, कि आप अगर से एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, आप किसी को इतना सारा पावर दे दें तो ऑफकोर्स वो क्या, करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो करप्ट होगा ही होगा, वो एरोगेंट होगा ही होगा, वो मनमानी करेगा ही करेगा, वो डिक्टेटर बनेगा ही बनेगा, वो हिटलर बनेगा ही बनेगा, या क्यों नहीं बनेगा, अगर से उसके पास पावर है तो ऑफकोर्स मान लेते कि नहीं बनेगा, बट वो क्यों नहीं बनेगा, वो जब चाहे बन सकता है ना। फिर जो तीसरा क्रिटिसिज्म है वो क्या है, थ्रेट टू माइनॉरिटी। अभी हमने देखा भी कि क्योंकि उसमें कोई वो नहीं है ना, लिमिटेशन नहीं है ना, वो तो खुद ही जो सोवरेन है वो खुद ही अपनी लिमिटेशन तय कर रहा है, क्यों, क्योंकि लॉ मेकिंग पावर उसी के पास है, तो लिमिटेशन भी वो खुद ही वो तय करेगा, और उसके ऊपर कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वो जो भी लॉ है फॉर्मुलेट तो वही कर रहा है, तो उसके ऊपर कैसे कोई भी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होगा। तो ये अगेन ये क्या है, थ्रेट टू माइनॉरिटी है। ये तीन चीज काफी है, और चौथा आप अगर से ऐड करना चाहो तो अगेंस्ट पीपुल विल है ये, कि अब मैं सॉवरेन हूं और मैंने लोगों के अगेंस्ट में कोई लॉ बना दिया, तो अब तो वो लॉ बन गया ना, तो वो मैं तो सॉवरेन हूं, अब वो लॉ बन चुका तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, इसमें कोई रीजनेबिलिटी की बात नहीं है, इसमें कोई भी फेयरनेस की बात नहीं, रीजनेबिलिटी की, जस्ट की बात नहीं है, मैंने लॉ बना दिया, अब वो मैं अगेंस्ट द पीपल ऑफ विल के भी तो बना सकता हूं ना। और इसी तरह एक दो अब फोर क्रिटिसिज्म इज मोर देन इनफ। नाउ इसके बाद आते हैं कौन, हेरोल्जे लॉस्की। ये लॉस्की का इनफैक्ट आप शुरू में आपको बहुत मजा आएगा बट लास्ट में थोड़ी सी हंसी आएगी, देखते हैं क्यों। लॉस्की को पढ़ोगे ना तो शुरू में तो आपको ऑफकोर्स बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बट जब हम लास्ट में जाते जाते आपको हंसी आने लगेगी कि ये लॉस्की आप क्या बात कर रहे हैं। पहला देखते हैं, अब जो हम जिनको पढ़ने वाले क्या, हेरोल्जे लॉस्की को। वो कहते हैं, सबसे पहले पूछते हैं कि स्टेट क्या है, फिर वो खुद ही बताते हैं कि देखिए स्टेट जो है ना वो अपना एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एज अ पब्लिक सर्विस, एग्जिस्टेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैसे जस्टिफाई कर सकता है, पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन के तौर पर। स्टेट क्या है, पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन। जिस तरह से एनजीओस होते हैं, जिस तरह से ट्रेड यूनियंस होते हैं, जिस तरह से
कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, उसी तरह से ये भी स्टेट भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कॉरपोरेशन है, जो जिस तरह से वो अपना काम करती है ये अपना काम करेंगी। मगर क्योंकि इनके पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ज़्यादा रोल्स है निभाने को, इसलिए इसे कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। स्टेट को कभी भी एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, और ये हो भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसके पास इसको बहुत बड़ा रोल निभाना है, इसलिए क्योंकि ये कौन है, ये एक सिर्फ ये क्या है, ये पब्लिक सर्विस है। तो इसीलिए कभी भी स्टेट को एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए। ये किनका मानना है? हेरोल्ड जे लास्की का। फिर वो दूसरा ये कहते हैं कि आप ये बताइए कि अगर से स्टेट जो है, स्टेट अगर से फेडरल है, और से कोई नेशन जो है वो फेडरल है, तो स्टेट को भी तो फेडरल होना पड़ेगा ना, स्टेट को भी तो पावर शेयर करना पड़ेगा। आप एब्सोल्यूट पावर कैसे दे सकते हो किसी भी किसी भी एक ग्रुप को एब्सोल्यूट पावर कैसे दे सकते हो, सोवरेन कैसे डिक्लेयर कर सकते हो? अगर से सोसाइटी अगर से फेडरल है तो स्टेट को भी तो फेडरल होना पड़ेगा ना। ये ऑफ कोर्स ये एक रीजनेबल वे है उनका कहना तो सही है। फिर तीसरा ये कहते हैं कि उन्होंने जो जॉन ऑस्टिन है वो क्या कहते हैं कि आपकी ये आदत होनी चाहिए किंग की बात मानने की, है ना, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। हैबिचुअल ओबीडियंस, ये आपकी आदत ही बन जानी चाहिए किंग की बात मानने की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि नहीं भाई, मोरल बेसिस फॉर लॉयल्टी। भाई आप हमको डरा धमका नहीं सकते कि मैं आपकी बात मानूं कि ना, ये मेरे मोरालिटी के ऊपर है कि मैं आपकी बात मानूं या ना मानूं, है ना, किसी सोवरेन का बात मानूं या ना मानूं, ये मेरे मोरालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ये फोर्सफुल नहीं है, आप मुझसे फोर्स कर भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो एग्जिस्टेंस है ना वो क्या है, वो एक पब्लिक सर्विस कॉरपोरेशन का है, यानी आप यहाँ के जितने भी सिटीजन हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करोगे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन का काम करोगे, उनको जितने भी फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड कराने की वो करोगे, इंफ्रा डेवलप करने की बात करोगे, एडमिनिस्ट्रेशन देखने की बात करोगे। मगर आप कभी भी डिक्टेट नहीं करोगे, आप कभी भी सुपीरियर खुद को डिक्लेयर नहीं करोगे, आप क्योंकि सुपीरियर हो ही नहीं सकते। सोसाइटी फेडरल है तो स्टेट को भी फेडरल होना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? पावर शेयरिंग करनी पड़ेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? पावर शेयर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी फेडरल है, इसलिए आपको भी फेडरल होना पड़ेगा। पावर क्या करना पड़ेगा? शेयर करना पड़ेगा। ये अभी तक इन्होंने 4-5 लाइन कहे, अभी और बहुत कुछ कहेंगे। ये नाउ फिर ये क्या कहते हैं, आपको ना पावर किसके साथ शेयर करना चाहिए? आपको पावर शेयर करना चाहिए वर्किंग क्लास के साथ। वर्किंग क्लास के साथ आपको पावर शेयर करना चाहिए। किसके साथ? ट्रेड यूनियन के साथ। नो, यानी ये कहीं ना कहीं सोवरेनिटी को कम करने की कोशिश करे। उसकी जो किंग की या जो भी सोवरेन है उनकी जो एब्सोल्यूट पावर है उनको क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये क्या कहते हैं कि आप जो ये पावर शेयरिंग के बाद ही कहते हैं कि स्टेट को जो है ना वो क्या करना चाहिए? वो compete करना चाहिए। किसके साथ? जितने भी अदर ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ compete करना चाहिए, कंपटीशन करनी चाहिए, उससे बेटर परफॉर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि स्टेट में भी इम्पार्शियलिटी आएंगी, स्टेट से करप्शन हटेगा, स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेशन में करप्शन है वो हटेगा, सर्विसेज बेहतर होंगी, और इनके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी यूनियन है जो इनके साथ कंपटीशन में लगी हुई है वो भी बेटर परफॉर्म करेंगी। इनका ये आर्गुमेंट है। फिर ये कहते हैं कि हिस्ट्री में भी ना ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई एक आदमी वन मोनिस्टिक सोवरेनिटी की बात करते हैं वो, कि कोई भी ऐसा इस तरीके का जो ये है ना वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहा। जब भी हमने देखा कि कोई भी एक आदमी अगर सिर्फ सारा का सारा पावर होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, उसका राज क्या है? उसका वो रिंग क्लैश कर जा रहा है बहुत ही जल्दी। यानी हिस्ट्री हमारा ये एविडेंस है, ये प्रूफ है कि कभी भी मोनिस्टिक सोवरेनिटी जो है वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए हमें क्या करना, किसी एक आदमी को सोवरेन नहीं बनाना है, पहला। अब ये इनका ये मेजर कंक्लूजन था कि स्टेट कभी भी एब्सोल्यूट सोवरेन नहीं हो सकता, स्टेट को कभी भी सुप्रीम अथॉरिटी आप नहीं दे सकते। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि अगर से सोसाइटी सोवरेन है, सोसाइटी अगर से फेडरल है तो स्टेट को भी फेडरल होना पड़ेगा, पावर शेयर करना पड़ेगा। पावर शेयर किसके साथ करना पड़ेगा? वर्किंग क्लास के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ, जितने भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज वगैरह, उन सबको आपको पावर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, पावर डिवाइड करना पड़ेगा।
फिर ये कहते हैं कि सी स्टेट को compete करना चाहिए अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, बेटर फंक्शन, बेटर परफॉर्म करना चाहिए। अब क्योंकि स्टेट के पास बहुत ज़्यादा है रोल निभाने के लिए, तो इसीलिए वो कभी भी अपनी इन सब ईगोइस्टिक वे में ना लगा रहे कि क्योंकि मैं सॉवरेन हूँ तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। स्टेट को और भी दूसरी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि हिस्ट्री में भी हमारे पास ये क्या है, एविडेंस है कि कोई भी मोनिस्टिक सोवेनिटी जो है वो कभी भी नहीं चला, सक्सेसफुल नहीं रहा। यानी अगर से ये मोनिस्टिक सोवेनिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो यानी ऑफकोर्स ये किसके सपोर्टर हो गए, प्लूरलिस्टिक के। कि पावर जो है ना लोगों के पास भी होना चाहिए, पावर डिवाइड होना चाहिए। प्लूरलिस्टिक सोवेनिटी में क्या होता है, पावर जो है वो बहुत सारे ग्रुप में बटा हुआ रहता है और उसमें पीपल का भी बहुत सारा से होता है। ये इनका था कि हाँ ठीक है, अब हमने क्या कर दिया कि अब हम नहीं मानते आपके। उसके बाद वो ऑफ कोर्स वो फिर मीडिया एंड प्रेस की बात करते हैं कि आप मीडिया और प्रेस जो होते हैं हमारे, उनमें उनको भी ऑफ कोर्स क्या करना चाहिए, मीडिया और प्रेस को वो पावर मिलनी चाहिए ताकि वो भी इस उसमें कम्पीट कर सके। क्या है, मीडिया एंड प्रेस को भी वो मिलना चाहिए। मीडिया एंड प्रेस को लास्ट के क्यों कहते हैं, वो कहते हैं कि मीडिया एंड प्रेस वो क्या करती हैं, वो पब्लिक के ओपिनियन को शेप करती है ना। वो अगर से लेट्स से मीडिया अगर से हमारा बहुत अच्छा रहा, उन्हें बहुत पावर मिला, तो वो क्या करेंगी, वो रियल न्यूज़ हम जो आम पीपल कॉमन मैन है, जो कॉमन सिटीजन है, उन तक पहुंचाएगा। अब क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो चुका है उनके साथ, तो अब वो इन्फॉर्मेटिव हो चुके हैं। अब अगर से कोई सर्विस या कोई ऐसी चीज़ उनको नहीं मिली तो वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट से क्वेश्चन करेंगे, अकाउंटेबल बनाएंगे उसको। तो गवर्नमेंट पे क्या एक लिमिटेशन, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट लिमिटेशन बना रहेगा, उन पर एक प्रेशर बना रहेगा कि ऑफकोर्स आई एम अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ माई कंट्री। तो मीडिया एंड प्रेस को भी इतनी आज़ादी मिलनी चाहिए और मीडिया को भी इस तरह के ना। ये तो हो गया ये, बट अब उसके बाद वो लिखते हैं अप्रॉक्स 1832 में वो एक बुक लिखते हैं, ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स बुक लिखते हैं, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और उसमें वो क्या कहते हैं, उसमें क्या कहते हैं कि सी मैंने जो भी बात कहा है ना आज से पहले, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है वो अब मुझे नजर आ रहा है। यानी आप मेरे पहले कही हुई बातों को में से किसी भी बात को मत मानना। क्यों, उसमें बहुत सारी दिक्कत है। वो क्या है, वो ये है कि अगर से कोई सॉवरेन नहीं होगा, है ना, लेट्स से कि अगर से आपने क्या कहा कि स्टेट जो है वो क्या है, एक पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन है, वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। मोरल बेसिस फॉर सपोर्ट, आप स्टेट कभी भी हम पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। अगर से हम पे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, फॉर एग्जांपल, और स्टेट ने ये लॉ बना दिया कि आप लेफ्ट साइड से चलोगे, अब ये तो मेरे मोरल बेसिस में मैं बात मानूं या ना मानूं। अगर से मैं मोरल नहीं हूं तो नहीं मानूंगा, मैं राइट साइड से चलूंगा, है ना। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे सामने से चलने की कोशिश करेंगे, क्या होगा, एक्सीडेंट होगा, यानी क्योटिक वो बन जाएगा। अगर से कोई सॉवरेन है और उसकी कोई बात ही नहीं मान रहा, तो वो सॉवरेन है हुआ कैसे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा कैसे। अगर से मोरल बेसिस फॉर सपोर्ट, अगर से मोरल बेसिस फॉर सपोर्ट होगा तो मैं नहीं सपोर्ट करूंगा। सिर्फ मोरालिटी की तो बात है, ठीक है, हमने डाउन कर लिया अपनी मोरालिटी। ये एक पहला क्रिटिसिज्म। दूसरा ये है कि अगर से लॉ अगर से बाइंडिंग नहीं हुआ तो वो लॉ कैसा, लॉ अगर से बाइंडिंग नहीं हुआ तो लॉ कैसा, कोई क्यों ही फॉलो करेगा उसे। वो तभी फॉलो करेगा जब उसका फायदा हो, जब उसका नुकसान होगा तो फॉलो नहीं करेगा। आपने लॉ तोड़ा, इस पे आपको फाइन भरना है। फाइन भरना क्या है, एक लॉ है। अब क्योंकि फाइन भरने से मेरा नुकसान हो रहा है तो मैं नहीं मानूंगा, मैं क्या वहां पे अपने मोरालिटी खो दूंगा कि हाँ ठीक है मैं नहीं भरूंगा। तो स्टेट को सोवरेन अगर से एब्सोल्यूट सोवरेन नहीं हुआ, वो एक पब्लिक सर्विस कॉर्पोरेशन की तरह एक्ट करेगा, तो क्या वो एक बड़ा डिसीजन ले पाएगा, बड़ा चेंजेस ले पाएगा। क्योंकि उसमें पीपल का जो कॉपरेशन है वो तो मिलेगा ही नहीं। आपने पहले ही कह दिया मोरल बेसिस फॉर सपोर्ट, कोई उसमें आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, तो फिर कोई भी लॉ एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा हमारे सोसाइटी में, तो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। यानी इसमें क्या है, पहला जो इसका क्रिटिक्स है, जो इसके बहुत सारे क्रिटिक्स है ना। पहला क्रिटिक्स है क्या, कि पावर इम्बैलेंस, पावर इम्बैलेंस। दूसरा क्या है, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट। पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट क्या, अभी हम देख लिया ना कि भाई कितने सारे कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। पावर इम्बैलेंस, फॉर एग्जांपल लेट्स से अब ये ट्रेड यूनियन है ना, और एक लेबर यूनियन है, और
ट्रेड यूनियन है, लेबर यूनियन है। अब अगर से या फिर कोई एक दो कंपनी है और एक कंपनी है जो वो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर गई, तो वो अपने छोटे से जो छोटी कंपनी होंगी उनको तो डोमिनेट करेगा ना, पावर इम्बैलेंस होने की वजह से। तो ये तो ऑफकोर्स, क्योंकि अब स्टेट जो है वो एब्सोल्यूट सोवरेन नहीं है, तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पावर इम्बैलेंस का केस बनेगा। दूसरा क्या है, कन्फ्लिक्ट, पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट, कि ऑफकोर्स हम आपने कह ही दिया कि मॉरल बेसिस फॉर सपोर्ट, तो हम वहीं पे वो करेंगे जहाँ पर क्या हो, ऑफकोर्स हमारा फायदा हो। तीसरा, इससे होगा क्या, इससे एक चीज़ जो हो जाएगी सोसाइटी में, क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन आ जाएगा, है ना। एक इसमें क्या होगा, लॉ ऑफ कोहेरेंस, लैक ऑफ कोहेरेंस, कुछ पता ही नहीं चलेगा ना। इनफैक्ट पूरा क्योटिक माहौल ही हो जाएगा, क्योंकि कोई जो हमारा सोवरेन है वही एब्सोल्यूट नहीं है। आप लॉ मानो या ना मानो, क्योंकि वो एब्सोल्यूट सोवरेन नहीं है, हमारा मोरल बेसिस फॉर सपोर्ट है। तो जहां पर हमारा नुकसान होगा हम क्या करेंगे, अपनी मोरालिटी ही डाउन कर लेंगे, लॉ को तोड़ देंगे। तो यानी ये भी इनमें भी ऑफकोर्स कुछ वो है, मगर इनके कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है। हमेशा याद रखना, कोई भी थ्योरी जो होती है ना वो एब्सोल्यूट सही नहीं होती और एब्सोल्यूट गलत भी नहीं होता। अगर हम पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑफकोर्स कुछ ना कुछ अच्छी बात भी होगी। पहला क्या है, इसमें रिकग्निशन क्या है, रिकग्निशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप, कि हाँ ये बात भी तो सही है ना कि भाई अगर से कोई जो इंस्टीट्यूशन बन रहा है तो उनको भी तो पावर मिलना चाहिए ना। अगर से उनको पावर नहीं मिला तो वो कैसे किसी अदर वर्ल्ड के उससे कम्पीट कर पाएंगे। जो बहुत सारे लेट्स से चाइना है, अमेरिका है, वो क्या कर रही है, वो मेजर कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम पर इन्फ्लुएंस कर रही है, डोमिनेट कर रही है। अगर से आप यहाँ के कंपनीज को वो पावर नहीं दोगे तो वो कैसे कम्पीट करेंगे ग्लोबल मार्केट में, ग्लोबल इकोनॉमी में, जो राइजिंग टेक्नोलॉजिकल एरिया है, या टेक्नो वर्ल्ड है, न्यू टेक्नो वर्ल्ड है। तो इसमें कैसे कम्पीट करेंगे, कैसे टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन होगा। तो ये सब चीज़ ऑफकोर्स आपको उनको पावर देना ही होगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर देना ही होगा, कुछ छूट देना होगा, बहुत सारी सहूलियत फैसिलिटीज़ देनी होंगी, इंफ्रा देना होगा, वो इन्वायरमेंट देना होगा। तो ऑफकोर्स रिकग्निशन ऑफ डाइवर्स ग्रुप जो होना भी चाहिए, डाइवर्स ग्रुप। फिर दूसरा क्या था, ये सिविल सोसाइटी को फोकस करते हैं। हमने देखा ना कि वो मीडिया की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, स्कूल्स की बात करते हैं कि आप इन मीडिया को भी पावर दीजिए, कि उससे क्या होगा कि मीडिया क्या करेंगे, पब्लिक ओपिनियन शेप करेंगी, पब्लिक क्या करेंगी, सरकार को, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगी। उनके पास अगर से सही इन्फॉर्मेशन होगा तो वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाएंगी। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट अपना अच्छा काम करे, अब खुद से अच्छा काम करेगा, मीडिया अच्छा काम करे, अपना काम करेगा, जो सिटीजन है वो अपना काम करेगा, और इससे क्या होगा, एक अच्छी डेवलपमेंट होगी। अब आते हैं किस पर, इस पर अब आते हैं कौटिल्य पर गाइज, या फिर कौटिल्य जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, है ना, टाइम हो चुका है तो ऑफकोर्स कौटिल्य हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बस हम लोगों ने इतना देख लिया, दैट इज मोर देन इनफ। कौटिल्य हम लोग नेक्स्ट डे देखते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड अटेंशन।